हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टोरेज पर। आज मैं लेकर के आई हूँ तेरे इश्क में पागल का दूसरा भाग। अगर आपने इससे पहले वाला भाग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोनों हॉल में पहुँचे तो अली ने उन्हें देखते हुए अपना हाथ हिलाया। यह देखकर अहमद हंसते हुए जैन से बोला, यार जानू, नैना भी तुझे देखकर ऐसे ही हाथ हिलाती थी ना। जैन ने घूरकर अहमद की तरफ देखा और फिर अली के गले लग गया। और सुनाओ, तुम लोग सही से तो पहुँचे ना? अली ने कहा। नहीं, पहले ट्रैफिक में फंसे थे फिर पहुँचे हैं, अहमद ने कहा। उसकी बात सुनकर दोनों हंसने लगे। यार अहमद, तू कभी सीधा जवाब नहीं दे सकता क्या? अली ने हंसते हुए कहा। उसकी बात सुनकर जैन हंसते हुए बोला, उल्टा है तो उल्टा ही जवाब देगा ना। तू सही कह रहा है, मैंने एक बार इसे उल्लुओं की तरह रात को पेड़ पर लटकते देखा था, अली ने कहा। और फिर दोनों हंसने लगे। अहमद उन दोनों से चिढ़ते हुए बोला, जो खुद वही काम करते हैं वही आज दूसरों पर हंस रहे हैं। या अल्लाह, मेरी ज़िंदगी में एक गधा कम था जो आपने एक और भेज दिया। फिर अहमद उन दोनों को हंसता हुआ छोड़कर स्टेज की तरफ चला गया। जैन भी उसके पीछे पीछे आ गया और अली मेहमानों का वेलकम करने के लिए गेट पर चला गया। अंदर पहुंचते ही जैन की नज़रें जैनब को, जबकि अहमद की नज़रें सानिया को ढूंढ रही थी। अहमद हैरान होकर खुद को कोसते हुए मन ही मन बोला, मैं उस बदतमीज को क्यों ढूंढ रहा हूँ। तभी उन दोनों की नज़र दुल्हन के पास खड़ी जैनब और सानिया पर पड़ी और उन दोनों की नज़रें वहीं ठहर गई। अहमद ने खुद को कंट्रोल करते हुए मुश्किल से अपनी नज़रें हटाई, लेकिन जैन की नज़रें अभी भी जैनब पर टिकी हुई थी। अहमद ने जैन की नज़रों का पीछा किया और उसको केहूनी मारते हुए बोला, आइसक्रीम वाली। जैन ने मुश्किल से अपनी नज़रें जैनब से हटाई और मुस्कुराते हुए अहमद से बोला, कश्मीर जाएंगे और आइसक्रीम खाएंगे। अहमद उसकी बातों का मतलब समझते हुए उसे आंख मारी तो जैन ने उसकी कमर पर एक मुक्का मारा। तभी बारात के आने का शोर हुआ। सब लड़कियां बारात का वेलकम करने के लिए बाहर चली गई। निकाह हो गया था। दूल्हे और दुल्हन को अब स्टेज पर साथ बिठा दिया गया था। सब लड़कियां जूता चुराई की रस्म कर रही थी। दुल्हन की तरफ सानिया और जैनब बैठी थी। सानिया दूल्हे से जूता चुराई के पैसे मांग रही थी, जबकि जैनब मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। जैन सामने बैठा जैनब की पिक निकाल रहा था। यह देखकर अहमद बोला, बस कर भाई, फ़ोन की मेमोरी फुल हो जाएगी। उसकी बात सुनकर जैन ने मुस्कुरा दिया। रस्म पूरी होने के बाद सब लड़कियां दूल्हे से बात कर रही थी, जबकि सानिया और जैनब अपनी पिक निकाल रही थी। तभी सानिया को उसकी माँ के पुकारने की आवाज़ आई। वह स्टेज से उतरकर वहाँ से उनके पास चली गई। उसके जाने के बाद जैनब खुद की पिक निकालने लगी। तभी उसकी नज़र जैन पर पड़ी, जो उसे घूर रहा था। यह देखकर जैनब ने शर्मिंदगी से अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी इस हरकत पर जैन ने मुस्कुरा दिया। सानिया अपनी माँ की बात सुनकर जैनब के पास जा ही रही थी कि तभी अहमद उसके पास आकर बोला, कैसी हो चुड़ैल। सानिया उसके चुड़ैल कहने पर गुस्से से बोली, खुद होंगे जीन भूत और बंदर। अहमद हंसते हुए बोला, नकलची कहीं की, तुम और जैनब सेम ड्रेस क्यों पहनी हो? तौबा तौबा, तुम होगे नकलची। वह कानों पर हाथ रखते हुए बोली तो अहमद को फिर से हंसी आ गई। तभी जैन ने अहमद को आवाज़ दी। अहमद आगे बढ़ते हुए सानिया से बोला, फिर मिलेंगे छिपकली, और जैन के पास चला गया। सानिया खूंखार नज़रों से उसे घूरती हुई जैनब के पास आ गई। क्या हुआ सनी? जैनब ने उसका खराब मूड देखकर पूछा। सानिया ने उसे सारी स्टोरी बता दी। उसकी बात सुनने के बाद जैनब जोर जोर से हंसने लगी। हंस ले तू भी बदतमीज लड़की, सानिया गुस्से से बोली तो जैनब अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, सॉरी। देखते ही देखते विदाई का वक्त हो गया। चारों तरफ उदासी छा गई। आयशा की विदाई के बाद जैनब अपने घर आ गई। अब उसे मेहनत करनी थी क्योंकि उसके पेपर्स स्टार्ट होने वाले थे। कुछ ही दिनों में वह अपने रोज़ के रूटीन पर आ गई थी। आज सानिया कॉलेज नहीं आई थी क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, इसलिए आज जैनब को कॉलेज में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह कैंटीन में बैठी हुई थी कि तभी कुछ लड़के उसके पास आकर खड़े हो गए। अचानक से जैनब का ध्यान उन लड़कों की तरफ गया जो उसके बगल में खड़े उसे घूर रहे थे। वह हैरानी से उन्हें देखने लगी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी क्लासेस खत्म हो गई थी, इसलिए वह कैंटीन से निकलकर घर जाने के लिए बस स्टॉप पर चली गई। वह लड़के अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। उसके बस में चढ़ने के बाद उन्होंने किसी को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही वह बोला, वह लड़की अपने घर के लिए निकल गई है। इतना कहते ही उसने फ़ोन रख दिया। आज अहमद जैन के घर आया था।
जैसे ही उसने जैन को यह खुशखबरी सुनाई कि इमरान जिन लड़कियों की स्मगलिंग करने वाला था, उनके आदमियों ने उन्हें बचा लिया है और उन लड़कियों को उनके घर भेज दिया है। जैन यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वह खुद पर फक्र करने लगा था, क्योंकि उसका कभी न हारने का गुरूर आज भी नहीं टूटा। अहमद मेरी जान, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज फिर से हमारी जीत हुई है। इमरान आज तड़प रहा होगा। काश मैं उसे तड़पते हुए देख पाता। जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र न कर जानू, वह और तड़पेगा, क्योंकि जीत हमारी ही होगी। अहमद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जैन यार कुछ खिला दे। अहमद ने पेट पर हाथ रखकर कहा, तो जैन ने नौकर से कहकर कुछ खाने के लिए मंगवाया। सेठ जी आप पैसे निकालिए, जैनब आज रात के लिए आपकी हो गई। जैनब की भाभी ने टेबल पर रखे पैसे की गड्डियों को देखते हुए कहा। सेठ अपनी हवस भरी निगाहों से जैनब की फोटो को देखते हुए बोला, आज नहीं कल मुझे यह लड़की चाहिए। ठीक है सेठ जी। फुरकान ने पैसे की गड्डियों को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ठीक है, मैंने अपने आदमियों को उसके पीछे लगा दिया है। तुम्हें अब उसकी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेठ ने उन्हें देखते हुए कहा, ठीक है, आज से वह आपकी अमानत है। आप जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। फुरकान ने मुस्कुराते हुए कहा। सेठ मुस्कुराते हुए उठकर खड़ा हो गया। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। खाने के बाद अहमद अपना फ़ोन देख रहा था और जैन अपने फ़ोन में जैनब की फ़ोटोज़ देखकर मुस्कुरा रहा था। अहमद ने जब उसे मुस्कुराते हुए देखा तो शरारती अंदाज में बोला, क्या हुआ जानू, तू इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? अहमद, मुझे यह चाहिए। जैन ने अपने फ़ोन में देखते हुए अहमद से कहा, कौन चाहिए? अहमद नासमझी से बोला और उठकर उसके पास चला गया। यह चाहिए। जैन अपना फ़ोन अहमद के आगे कर दिया। उसके फ़ोन में देखते हुए अहमद शॉक्ड हो गया। जैन यह बहुत मासूम लड़की है, तू इससे दूर रह, समझा? अहमद ने सीरियस होकर कहा। अहमद ये बहुत खूबसूरत है। जैन ने स्क्रीन पर अपनी उंगलियों को फिराते हुए कहा, जैन तुझे लड़की ही चाहिए ना रात गुजारने के लिए? तो लड़कियां तेरे लिए मर रही है, तू उनमें से किसी के साथ रात गुजार ले, लेकिन तू इस लड़की से दूर रह। अहमद ने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह बात जैन से कही, जबकि वह हमेशा जैन को इन सब चीज़ों से दूर रखने की पूरी कोशिश करता था। नहीं, मुझे इसके साथ रात नहीं गुजारनी है, अपने फेवरेट होटल में करनी है। यह कहकर जैन ने फोन अहमद को झटका लगा। अहमद जल्दी से तैयार होकर गाड़ी की चाबी लेकर घर से निकल गया। लड़कियों के साथ रात गुजारना, लेकिन वह नहीं जानता था कि जैन इतना सीरियस है। भाई तुझे पता भी है तू क्या कह रहा है? पागल ही हो गई थी। तो है नहीं खानी है तो आ जा। बहुत ठंड है। अहमद ने उसे समझाया। उसके पास जो होटल है वहाँ चलकर पिज्जा खाते हैं। कीमत पर। सानिया ने कहा, नहीं मुझे आइसक्रीम ही खानी है। कोई चीज नहीं है जो जिद कर रहा है। इस बार अहमद गुस्से से बोला। तो मेरी कोई फिक्र नहीं है। हाथ पकड़कर बोला, और खाने का अहमद मेरे भाई, मेरा दिल इसके लिए तड़प रहा है। जैनब ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए कहा। इश्क के नाम सुनकर ही अहमद तेरा पेट फूल हो गया या नहीं? इश्क भी कर सकता है जो सिर्फ लड़कियों के साथ वक्त गुजारता था। जैन मेरे भाई, मेरी बात सुन, यह प्यार नहीं है, तू बस इसे अपने सिर पर सवार किए बैठा है। अहमद ने उसे समझाने की कोशिश की। अहमद मुझे यह चाहिए, इसके बगैर तेरा भाई मर जाएगा, जैन ने लाल आंखों से कहा। अहमद जैन को इस तरह देखकर तड़प उठा। वह तो जैन के लिए अपनी जान भी दे सकता था, फिर वह तो एक लड़की ही मांग रहा था। लेकिन जैसे ही अहमद के दिमाग में जैनब की मासूम शक्ल दिखाई देती है, वह बेहोश हो जाता है। अहमद जैन को अच्छे से जानता था। अगर उसने शादी का फैसला किया है तो ज़रूर उसके दिल में कुछ है। ठीक है, हम उसके घर तेरा रिश्ता लेकर जाएंगे। उसकी बात सुनकर जैन ने उसे गले से लगा लिया। जैनब ग्राउंड में बैठी किताब पढ़ रही थी, जबकि सानिया बोर हो रही थी। चल यार जानी, कैंटीन चलते हैं, सानिया ने उठते हुए कहा। नहीं यार, एग्ज़ाम स्टार्ट होने में 2 महीने ही बचे हैं, जैनब ने सीरियस होकर कहा। अरे यार, अभी 2 महीने बाकी है, अगर तू 2 मिनट के लिए उठ जाएगी कुछ हो नहीं जाएगा। आखिरकार जैनब को उसकी जिद के आगे हार माननी ही पड़ी। वह दोनों उठकर कैंटीन चले गए। दूसरी तरफ सेठ ने जैन को फ़ोन किया। हेलो, जैन ने सीरियस आवाज़ में कहा। सेठ उसकी आवाज़ से डरते हुए बोला, सर हमारी डील थी, आज आप आए नहीं, तुमने मुझे एड्रेस नहीं भेजा तो मैं कहाँ तुम्हारे घर आता? जैन ने चीख कर कहा। सॉरी सर, मैं अभी आपको होटल का नाम और रूम नंबर भेजता हूँ, सेठ ने अपने होठों को काटते हुए कहा। उसकी बात का जवाब दिए बिना जैन ने फ़ोन कट कर दिया और इमरान को कॉल किया। फ़ोन उठाते ही इमरान गुस्से से बोला, मैं जानता हूँ यह तेरा ही काम है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुनकर जैन मुस्कुराते हुए बोला, क्या यार इमरान, मैं ऐसा क्यों करूँगा? आखिरकार तू मेरे पापा का दोस्त है, उसने दोस्त शब्द पर जोर देते हुए कहा।
मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा साहब। इतना कहकर उसने जोर से फ़ोन ज़मीन पर दे मारा और इधर जैन और अहमद ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। इमरान ने अपने सेक्रेटरी से दूसरा फ़ोन लिया और किसी को कॉल किया। फ़ोन उठाते ही वह गुस्से से बोला, साहब को जान से मार दो, उसके लिए मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा। अहमद अपने फ़ोन में कुछ देर तक देखने के बाद मुस्कुराते हुए जैन से कहा, तेरी आइसक्रीम वाली का पता चल गया है तो किस मुहूर्त का इंतज़ार कर रहा है, जल्दी बोल। जैन ने सीरियस होकर कहा, उसका नाम जैनब है, मेडिकल की स्टूडेंट है, उसके माँ बाप नहीं है, भाई भाभी है, लेकिन उनका रवैया उसके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसकी एक ही बेस्ट फ्रेंड है सानिया, अली की बहन। अहमद ने एक सांस में जैन को सारी बातें बता दी। अच्छा, तू 2 दिन में सिर्फ इतना ही पता कर पाया? यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल था। जैन ने अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए अहमद से कहा। उसकी इतनी सी बात अहमद को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। जैन बदतमीज, एहसान फरामोश कहीं के, अहमद ने गुस्से से कहा। जैन मुस्कुराते हुए बोला, सारी गालियां एक ही दिन दे देगा तो कल के लिए क्या रहेगा? मैं तुझसे नाराज़ हो गया, अहमद ने मुंह फुलाकर कहा। अच्छा अच्छा, अब नाराज़ मत हो, मेरी एक मीटिंग है, उसके बाद हम पिज्ज़ा खाने चलते हैं। जैन ने अहमद के सर को सहलाते हुए कहा। पिज्ज़ा का नाम सुनते ही अहमद की आंखें चमक उठी। मेरी जान, तुझे पता है मुझे कैसे मनाना है, तू रेडी रहना, मैं तुझे मीटिंग के बाद पिक कर लूँगा। जैनब बस स्टॉप पर खड़ी बस का इंतज़ार कर रही थी। सानिया पहले ही अली के साथ चली गई थी। सानिया ने जैनब को भी अपने साथ चलने को कहा, लेकिन अपने भाई के गुस्से की वजह से जैनब ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। वह भी बस का इंतजार कर ही रही थी कि तभी किसी ने पीछे से उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। वह खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन रुमाल पर लगे क्लोरोफॉर्म की वजह से वह जल्दी बेहोश हो गई। वह लोग उसे उठाकर एक वैन में लेकर चले गए। जैन जब होटल के कमरे में पहुंचा तो वहाँ कोई नहीं था। वह अपना फ़ोन निकालकर सेठ को कॉल करने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र बेड पर गई, जहाँ एक लड़की सो रही थी। वह दरवाजे के बाहर जाकर फिर से रूम नंबर चेक करने लगा। मैं तो सही जगह आया हूँ, फिर अंदर कोई क्यों नहीं है? और यह लड़की? जैन ने मन ही मन सोचा। फिर वह रूम के अंदर गया। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह सीधा बेडरूम में गया। उस लड़की का चेहरा ब्लैंकेट से ढका हुआ था, उसके बस बाल नजर आ रहे थे। जैन ने जैसे ही उस लड़की के ऊपर से ब्लैंकेट खींचा तो वह हैरान हो गया। ब्लू जीन्स, रेड कलर का टॉप और हल्के से मेकअप में बेहद अट्रैक्टिव लग रही थी। वह उसके पास गया और उसके गाल थपथपाते हुए उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह बेहोश है। जैन ने अपना फ़ोन निकाला और सेठ को फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही सेठ बोलने लगा, मुझे पता था आपको यह लड़की बेहद पसंद आएगी। एक बंदे ने मुझे बताया था आपको खूबसूरत लड़कियां बहुत पसंद है, इसलिए मैंने आपके लिए इस लड़की को 10 लाख में एक रात के लिए खरीदा है। सेठ अपनी ही बड़ाई कर रहा था, जबकि जैन का खून खौल रहा था। जैन गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींचकर खुद को शांत करते हुए बोला, किसने इस लड़की की कीमत लगाई थी? मुझे उससे मिलना है। सेठ हंसते हुए बोला, इसके भाई ने। जैन ने उसकी बात सुनकर गुस्से से फ़ोन बेड पर पटका और एक नज़र बेड पर लेटी जैनब की तरफ देखा। वह गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए बेड पर पड़ा फ़ोन उठाकर अली को कॉल किया। हाँ जैन, अली ने फ़ोन उठाते ही कहा। सानिया कहाँ है? जैन ने पूछा। घर पर ही है। क्यों, क्या हुआ? अली ने परेशान होते हुए कहा। अरे यार, उसकी फ्रेंड जैनब बस स्टॉप पर बेहोश हो गई थी, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, तू भी सानिया को लेकर हॉस्पिटल आ जा। जैन ने अपने बालों को अपनी मुट्ठी से जकड़ते हुए अली से कहा। वह इस वक्त अपने गुस्से को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था। ठीक है, मैं सानिया को लेकर आता हूँ, तू मुझे हॉस्पिटल का एड्रेस सेंड कर दे, अली ने परेशान होकर कहा। जैन ने फ़ोन कट कर दिया और जैनब को अपनी बाहों में उठाकर होटल से बाहर आया। उसने पहले ही ड्राइवर को कॉल करके गाड़ी पार्किंग से निकालने को कह दिया था। उसे देखते ही उसके आदमियों ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। उसने जैनब को पीछे की सीट पर लेटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार लेकर निकल गया। जैनब की जब आंख खुली तो सानिया के अलावा कोई भी उसके पास नहीं था। उसे बस इतना ही याद था कि वह बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी। इसके अलावा उसे कुछ भी याद नहीं था। सानिया उसे होश में आता देखकर सुकून की सांस लेते हुए बोली, शुक्र है तुम्हें होश आ गया, मैं तो डर ही गई थी। अब तुम कैसा फील कर रही हो? मैं ठीक हूँ, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जैनब ने मुस्कुराते हुए कहा।
ठीक है, तुम रेस्ट करो, ड्रिप खत्म होने के बाद हम घर चलते हैं। इतना कहकर सानिया बाहर जाने लगी। रुको, पीछे से जैनब ने उसे आवाज़ दी। सानिया वापस से उसके पास आ गई। मैं यहाँ कैसे आई? जैनब ने परेशान होते हुए कहा। तुम बस स्टॉप पर बेहोश हो गई थी। अली भाई के एक दोस्त ने तुम्हें पहचान लिया और यहाँ लेकर आए, और उन्होंने अली को भी फ़ोन करके मुझे यहाँ आने के लिए कहा। तू ज़्यादा मत सोच और आराम कर। सानिया उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोली। जैनब ने पलके झपकाए पर आंख बंद करके कुछ सोचने लगी। जैन डॉक्टर के केबिन में बैठा था। डॉक्टर, देखिए, इन्हें क्लोरोफॉर्म के साथ साथ हाई डोज ड्रग भी दिया गया है, जिसकी वजह से कल क्या हुआ इन्हें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन आपको इनका ख्याल रखना होगा। इन्हें अभी एक दिन के लिए वीकनेस फील होगी, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ड्रग का असर कम हो गया है। और एक ज़रूरी बात, इनके खाने पीने का आपको ज़्यादा ध्यान रखना होगा। थैंक्स डॉक्टर, जैन ने कहा और वापस जैनब के वार्ड की तरफ आ गया। जैसे ही वह वार्ड के बाहर पहुंचा, उसे जैनब के हंसने की आवाज़ आई। वह सानिया से बात कर रही थी। वह वहीं से वापस बाहर की तरफ चला गया। कार चलाते हुए उसने अहमद को फ़ोन किया। अहमद फ़ोन पर गेम खेल रहा था। स्क्रीन पर मेरी जान नाम फ्लैश होता देख अहमद के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अहमद ने जल्दी से फ़ोन उठाया। बोल मेरी जान, कहाँ है तू? जैन ने कहा, मैं आ रहा हूँ। अहमद ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, चल तू घर पर रह, मैं भी वही आ रहा हूँ। जैन ने इतना कहकर फ़ोन कट कर दिया और कासिम को कॉल करके अहमद के घर आने के लिए कहा। कासिम जब अहमद के घर पहुँचा तो अहमद उसे देखकर हैरान होते हुए बोला, कासिम तुम यहाँ? उसने अपना सर झुकाए हुए बोला, हाँ बॉस ने बुलाया है। कल हॉस्पिटल से आने के बाद से ही जैनब अपने कमरे में ही थी। घड़ी में टाइम देखने के बाद वह उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। कासिम ने गाड़ी जैनब के घर के सामने रोकी। दोनों सोफे पर बैठ गए और कासिम उनके पीछे खड़ा हो गया। फुरकान और उसकी बीबी उन दोनों के सामने ही बैठे थे। आप लोग कौन हैं? फुरकान ने उन तीनों को देखते हुए पूछा। हम जैनब का रिश्ता लेकर आए हैं। अहमद ने सोफे पर पीठ टिकाते हुए कहा, हमें अभी उसकी शादी नहीं करनी है, आप लोग यहाँ से जाइए। 5 करोड़। फुरकान की बात पर ध्यान दिए बिना जैन ने कहा। अहमद ने हैरानी से जैन की तरफ देखा, जबकि 5 करोड़ का सुनकर फुरकान और उसकी बीबी ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने इतने पैसे अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखे थे। फुरकान की बीबी ने मुस्कुराते हुए जल्दी से कहा, हमें मंजूर है। उसकी बात सुनकर जैन के होठों पर मुस्कुराहट आ गई, जबकि अहमद ने अफसोस के साथ अपना सिर हिलाया और उनकी तरफ देखते हुए कहा, सब रिश्ते फीके हो गए। उनकी बात सुनकर फुरकान और उसकी बीवी ने मुंह बनाया, लेकिन कुछ कहा नहीं। बात फाइनल होने के बाद जैनब की भाभी उसके रूम में आई और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, चलो। जैनब हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, लेकिन कहाँ? उसको हैरान देखकर उसकी भाभी जोर जोर से हंसते हुए बोली, आखिरकार तुमसे पीछा छूट ही गया। हमने तुम्हें बेच दिया है और तुम इस घर से अपनी मनहूस शक्लें लेकर निकल जाओ। आप झूठ बोल रही है ना? जैनब ने अपने लड़खड़ाती जुबान से खुद को तसल्ली देते हुए कहा, नहीं मैं सच कह रही हूँ। वह गुस्से से बोली और उसको खींचते हुए ड्राइंग रूम में लेकर आई। जैन को सोफे पर बैठे देखकर वह एक पल के लिए रुक गई, लेकिन वह इस वक्त उस पर ध्यान देने के होश में नहीं थी। वह सीधा अपने भाई के पास जाकर उसके पैरों के पास बैठकर बोली, भाई, भाभी झूठ कह रही है ना? आप मुझसे प्यार करते हैं ना? नहीं तुम मेरी सौतेली बहन हो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। फुरकान ने गुस्से से कहा और उसे खुद से दूर कर दिया। जैनब रोते हुए उससे मिन्नतें कर रही थी। अहमद को उसकी हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था, जबकि जैन को गुस्सा आ रहा था। इसके पैरों में बैठकर मिन्नतें क्यों कर रही हो? चलो यहाँ से, जैन ने गुस्से से कहा। जैनब ने जैन की तरफ देखा और अपने भाई से कहा, प्लीज़ भाई, मैं मर जाऊंगी, अपनी अमानत को ले जाएं। जैनब की बात पर ध्यान दिए बिना ही फुरकान ने जैन से कहा। जैन ने जैनब का बाजू पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले जाने लगा। बाहर जाते हुए उसने कासिम से उन्हें पैसे देने को कहा, जबकि जैनब अपना बाजू छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन जैन की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वह खुद को छुड़ाने में नाकाम रही। जैन ने उसे पीछे की सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अहमद भी फ्रंट सीट पर आकर बैठ गया। जैनब बार बार दरवाज़ा बजा रही थी और अहमद को उसकी हालत देखकर उस पर तरस आ रहा था। जैन ने एक नज़र जैनब पर डाली
और गाड़ी को स्टार्ट करके सड़क पर दौड़ा दी। जैनब जब घर की नज़रों से दूर हो गई तो अपने हाथों से अपना मुंह छुपाकर रोने लगी। जैन को उसके रोने की वजह से तकलीफ हो रही थी। अब रोना बंद करो, जैन ने गुस्से से कहा। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ थी कि जैनब सहम गई। अहमद ने घूरकर जैन की तरफ देखा। उसे खुद को घूरते हुए देख जैन प्यार से जैनब से बोला, बटरफ्लाई, रोना बंद करो। तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ़ हो रही है। प्लीज़ आप मुझे घर छोड़ दें। वह ज़रूर मुझसे किसी बात के लिए नाराज़ हैं, मैं उन्हें मना लूँगी। जैनब ने रोते हुए कहा। वह तुमसे प्यार नहीं करते, जैन ने नरम लहजे में उससे कहा तो वह घुटने में सर छुपाकर रोने लगी। कुछ देर बाद जैन ने गाड़ी रोकी और जैनब को बाहर निकाला और घर में ले जाने के बाद उसने जैनब को एक कमरे में बंद कर दिया। जैनब बार बार दरवाज़ा खटखटा रही थी। जब किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला तो वह थक हार कर ज़मीन पर बैठकर रोने लगी। अड्डे पर जाओ और अपने 2 भरोसेमंद आदमियों को यहाँ पहरेदारी के लिए लगा दो, जैन ने सिगरेट के कश भरते हुए कासिम से कहा। अब क्या करना है? अहमद ने जैन से पूछा। फ़िलहाल तो रात की फ़्लाइट से मैं 2 दिन के लिए दुबई जा रहा हूँ, बाकी का आने के बाद देखता हूँ। तू घर पर चक्कर लगाते रहना, जैनब के कमरे की तरफ देखते हुए अहमद से कहा। ओके, अहमद ने सर हिलाकर कहा। जैनब बैठी रो रही थी। वह सोच भी नहीं सकती थी उसका भाई ऐसा भी कुछ कर सकता है। रोते रोते उसकी आंखें कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। 2 दिन बाद जैनब सोच रही थी, 2 दिन हो गए उसे यहाँ आए हुए। एक औरत आती है और उसे खाना देकर चली जाती है और वह मिन्नतें करती है कि खाना खा ले, नहीं तो साहजी हमें छोड़ेंगे नहीं, और जैनब उनका ख्याल करके खाना खा लेती थी। जैनब यह सोचकर कि इनका शाहजी मेरे साथ क्या करेगा कांप जाती है। यह सब सोचते हुए उसने आज कमरे के चारों ओर नज़रें दौड़ाई। उसे आज एहसास हुआ था उसका कमरा बहुत खूबसूरत है। हर चीज़ कायदे से रखी हुई थी। वहाँ एक शीशे का दरवाज़ा था। जैनब ने उसे खोलकर देखा तो एक टेरेस थी। उसको बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ हरे भरे पेड़ थे। वहाँ 2 कुर्सियाँ और एक छोटा सा टेबल रखा हुआ था। वहाँ एक सीढ़ी थी जो नीचे गार्डन की तरफ जाती थी। जैन अपने चारों तरफ इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। वह धीरे से सीढ़ियों से नीचे आई और मेन गेट की तरफ जाने लगी। उसने दरवाजे से बाहर देखा तो वहाँ 2 आदमी थे। एक कुर्सी पर बैठकर सो रहा था जबकि दूसरा आदमी दूसरी तरफ सर करके मोबाइल में गेम खेल रहा था। जैनब ने धीरे से दरवाज़ा खोला और वहाँ से बाहर निकल गई। जैन जब घर वापस आया तो बहुत खुश था कि अब वह जैनब को देख पाएगा, लेकिन जैसे ही उसने रूम का दरवाज़ा खोला वहाँ कोई नहीं था। उसने वॉशरूम में देखा, वहाँ भी कोई नहीं था। फिर उसने टेरेस की तरफ देखा जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। जैन दौड़ते हुए वहाँ गया लेकिन वहाँ भी कोई नहीं था। वह गुस्से से सीढ़ियाँ उतरते हुए जैनब की मासी को आवाज़ देने लगा। वह जल्दी से किचन से भागती हुई पास आकर बोली, क्या हुआ साहब? जैनब कहाँ है? उसने गुस्से से पूछा। साहब, वह तो थोड़ी देर पहले अपने रूम में थी, उसने डरते हुए कहा। लेकिन वह नहीं है। जैन का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। उसने अहमद को फ़ोन किया और उसे अपने घर आने के लिए कहा। जैन बाहर खड़े पहरेदारों को गुस्से में देख रहा था। साहब, हम बाहर से 1 सेकंड के लिए भी नहीं गए हैं, बाहर कोई नहीं गया है, एक पहरेदार डरते डरते बोला। अगर वह बाहर नहीं निकली तो आसमान उसे खा गया या ज़मीन उसे निगल गई। जैन गुस्से से उसे देखते हुए कहा। तब तक अहमद भी कार ड्राइविंग करते हुए वहां पहुंच चुका था। साहब, हमें नहीं पता मैडम कहाँ गई हैं, हमारा यकीन करें। वह दोनों जैन के कदमों में बैठकर गिड़गिड़ा रहे थे क्योंकि वह दोनों जानते थे उनकी गलती की सज़ा साहब की अदालत में सिर्फ मौत है। कासिम जो जैन के वापस आने पर उससे मिलने आया था, उसे गुस्से में देखकर वह भी सहम गया। साहब, उसने डरते डरते जैन को आवाज़ दिया। तुम दोनों के होते हुए वह यहाँ से कैसे भागी? जैन ने गुस्से से चिल्लाकर कहा। कासिम, मुझे गन दो, जैन ने गुस्से से कासिम को देखते हुए कहा। नहीं साहब, हमें माफ़ कर दें, वह दोनों जैन से गिड़गिड़ाकर कह रहे थे। तुम दोनों जाओ यहाँ से, अहमद ने उन दोनों से कहा। उसकी बात सुनकर जैन ने खूंखार नज़रों से अहमद की तरफ देखा। जैन, रिलैक्स रह, यह वक्त गुस्सा करने का नहीं है, हमें पहले भाभी को ढूंढना चाहिए, अहमद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा था। कासिम, अपने आदमियों को शहर में फैल जाने को कहो, हमें जल्दी से जल्दी उन्हें ढूंढना होगा, अहमद ने कासिम को ऑर्डर दिया और कासिम अपना सर हिलाते हुए वहाँ से चला गया। जैनब भागते हुए कुछ लड़कों से टकरा गई।
सॉरी कहते हुए जैसे वह पीछे मुड़ी, सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी सांसें ही रुक गई। जैन को अपनी तरफ गुस्से से बढ़ते देखकर वह कांपने लगी। तभी अचानक से एक लड़के ने पीछे से जैनब को आवाज़ दी। जैनब ने पीछे मुड़कर देखा तो उसका सीनियर था। वह उसके पास आकर बोला, जैनब तुम कहाँ हो? तुम्हें पता है ना इस समय समर कैंप स्टार्ट हो रहे हैं। जैनब पहले जैन को देखा जो गुस्से से लाल आंखों से उसकी तरफ देख रहा था, और फिर अपने सीनियर की तरफ देखा जो उन दोनों को हैरानी से देख रहे थे। जैनब क्या हुआ? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? उसने जैनब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। यह देखकर जैन, जो अब तक अपना गुस्सा कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, अगले ही पल आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे मरोड़ दिया। उस लड़के की दर्द से भरी चीख सुनकर जैनब ने जल्दी से जैन को धक्का दिया और गुस्से से बोली, आप समझते क्या हैं अपने आप को? आप जो चाहें वह कर सकते हैं। आप इंसान हैं या हैवान? जैन और अहमद एक पल के लिए हैरान ही हो गए थे, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों में कभी जैनब को गुस्से में नहीं देखा था। जैन ने उसकी बाजू पकड़ा और उसे खुद से करीब करते हुए बोला, कहाँ जा रही हो बटरफ्लाई? जैनब को उसकी उंगलियां अपने बाजू में धंसती हुई महसूस हो रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अहमद जल्दी से जैनब के पास आया और जैन के हाथों को झटककर जैनब को कार में बिठाया। घर पहुंचकर अहमद ने जैनब को कमरे में जाने के लिए कहा। नीचे जैन हॉल में चक्कर काट रहा था। उसने जैन के रूम को देखा और उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि अहमद ने उसके हाथों को पकड़कर उसे रोक लिया। जैन ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। अहमद उसकी नज़रों का मतलब समझते हुए उससे बोला, पहले अपना गुस्सा ठंडा करो, मैं कुछ नहीं करूँगा। जैन ने उसका हाथ हटाया और अंदर की तरफ चला गया। जैनब कमरे में बैठी रो रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर उसने दरवाजे की तरफ देखा। वह जैन को देखकर डरकर खड़ी हो गई। जैन उसके पास गया और गुस्से से उसके बाजू को पकड़कर उसे दीवार से लगा दिया। जैनब को उसकी उंगलियां अपनी बाजू में चुभती हुई महसूस हो रही थी। यहाँ से क्यों भागी? जैन ने गुस्से से पूछा। वह कहने में हकला रही थी, मुझे लगा मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ क्योंकि आप मुझे यहाँ खरीद कर लाए हैं, जैनब ने हकलाकर कहा। उसकी बात सुनकर जैन को बहुत गुस्सा आया। उसने टेबल पर रखा हुआ जग उठाया और उसे जमीन पर दे मारा। जग टूटने की वजह से शीशे के टुकड़े जगह जगह बिखर गए। जैनब सहम कर रोने लगी। अहमद अंदर आया तो अंदर का मंजर देखकर उसका दिमाग सहम गया। अहमद ने खुद को काबू करते हुए जैन को जैनब से दूर धक्का दिया। जैन जैनब की तरफ बढ़ ही रहा था कि अहमद ने इस बार उसे जोर से मुक्का मारा और वह सीधा जाकर जमीन पर गिर गया। जैन ने वापस से उठकर अहमद को धक्का दिया। अहमद लड़खड़ाते हुए कांच के टुकड़ों के पास जाकर गिरा। कांच के कुछ टुकड़े उसके बाजू में चुभ गए थे और उससे खून निकलने लगे थे। अहमद ने जैन को देखा जिसका एक हाथ जैनब के बालों में था, जबकि उसके दूसरे हाथ से उसने जैनब के मुंह पर रखा हुआ था। जैन ने चिल्लाते हुए बोला, तुमने मुझे दरिंदा समझ लिया है? तो क्यों ना मैं तुम्हें बता दूं दरिंदा होता कैसा है। अहमद ने बेदर्दी से अपने हाथों से कांच के टुकड़ों को निकाला और जैन को धक्का देकर उसे उंगली दिखाते हुए बोला, अगर अब तू भाभी के पास भी आया तो मैं इन्हें इतनी दूर भेज दूंगा कि तू कभी इन तक पहुंच नहीं पाएगा, और तू जानता है मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर जैन पीछे होकर अपना हाथ मलते हुए गुस्से से लाल आंखों से जैनब को देखा और फिर अहमद से बोला, अहमद मौलवी को बुला, मुझे आज और अभी इसी वक्त इससे निकाह करना है। इतना कहकर वह वहाँ से बाहर चला गया। अहमद ने बेबस नज़रों से जैनब को देखा जिसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। भाभी, अहमद ने सिर्फ इतना ही कहा। नहीं भाई प्लीज, मुझे इनसे शादी नहीं करनी है, ये बहुत बुरे हैं, मुझे मारेंगे, जैनब ने रोते हुए कहा। जैनब की बात सुनकर अहमद को ऐसा लगा जैसे उसका सीना किसी ने गोलियों से भूनकर छलनी कर दिया हो। अहमद ने उसे बेड पर बिठाया और खुद उससे कुछ दूर खड़ा हो गया। देखो भाभी, ये बहुत ही अच्छा इंसान है, आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन गुस्से का तेज है। इसे आपका यहाँ से भागना अच्छा नहीं लगा, इसलिए यह गुस्से में है। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं इसे समझा दूंगा, वह दोबारा ऐसा नहीं करेगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। अब आपने मुझे भाई कहा है तो एक बार अपने इस भाई पर यकीन भी कर लीजिए। आप परेशान मत होइए, मैं अभी आपकी दोस्त सानिया को लेकर आता हूँ। यह सच में बुरे नहीं हैं, जैनब ने कहा। नहीं मेरी प्यारी बहन, अहमद ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा। उसकी बात सुनकर जैनब मुस्कुरा दी। भाभी, आप हंसती भी हैं,
मुझे लगा आपको सिर्फ रोना आता है, अहमद ने हंसकर कहा। उसकी बात सुनकर जैनब ने मुंह बना लिया। अच्छा सॉरी मेरी प्यारी बहन, अब मैं चलता हूँ। इस नवाबजादे ने मौलवी को बुलाने का ऑर्डर दिया है। अहमद 2 कदम ही बढ़ा था कि जैनब ने उसे आवाज़ दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जैनब ने कहा, आप सच में सानिया को लेकर आएंगे? हाँ, अहमद ने मुस्कुराकर कहा और बाहर चला गया। अहमद बाहर आया तो जैन सिगरेट पी रहा था। वह जैन को इग्नोर करते हुए कासिम को अपने साथ आने का कहकर बाहर चला गया। कासिम के साथ मौलवी को भेजकर उसने अली को कॉल करके सारी सिचुएशन बताई। पर अहमद, मैं तो शहर में नहीं हूँ, तू सानिया को लेकर चला जा। अली ने कहा, ठीक है, तू मुझे उसका नंबर भेज दे। अहमद ने कहा और फ़ोन रख दिया। अहमद ने सानिया को फ़ोन किया। सानिया ने तीसरी बेल पर फ़ोन उठाया। कौन? मैं अहमद हूँ, अली का दोस्त। सानिया ने कहा, कौन सा दोस्त? उसके तो बहुत दोस्त हैं। अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा, छिपकली मैं हूँ। तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? सानिया ने पूछा। तुम्हें लेने आ रहा हूँ, रेडी रहना। अहमद ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहकर फ़ोन रख दिया। उसके घर के बाहर पहुंचकर अहमद ने उसे फिर से फ़ोन किया और उसे बाहर आने के लिए कहा। क्या है? सानिया ने डरकर कहा, चलो मेरे साथ। अहमद ने उसे इग्नोर करते हुए कहा, मैं क्यों चलूँ तुम्हारे साथ? कहीं अगर तुमने मुझे अगवा कर लिया तो? सानिया ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, बदतमीज लड़की, तुम्हारे भाई को पता है और उसी से मैंने तुम्हारा नंबर लिया है। अहमद ने चिढ़कर कहा, क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो। बस अब सुकून से आकर गाड़ी में बैठ जाओ, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुनाई ना दे। अहमद ने गुस्से में कहा तो सानिया जाकर गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठने के बाद अहमद ने गाड़ी सड़क पर दौड़ा दी। सॉरी, अहमद ने सानिया को देखते हुए कहा। इट्स ओके। सानिया ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, यार मैं पहले से परेशान था और तुम्हारे सवाल ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। अहमद ने उसे एक्सप्लेन करते हुए कहा, इट्स ओके, लेकिन तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वह दरअसल अहमद ने उसे सारी बात बता दी। जैनब के साथ इतना सब कुछ हो गया और उसने मुझे बताया भी नहीं। वह ठीक तो है ना? सानिया ने आंखों में आंसू लिए हुए कहा। अहमद जैनब के रूम में गया तो सानिया उसे समझा रही थी। क्या पट्टियाँ पढ़ाई जा रही थी? मेरी भाभी प्लस बहन को, अहमद ने मुस्कुराकर कहा। कुछ पट्टियाँ वट्टियाँ नहीं पढ़ा रही हूँ। और तुम्हारा टांग अड़ाना जरूरी है क्या? सानिया ने चिढ़कर कहा। ओ मैडम, मैंने पट्टियाँ का नाम लिया है, वैसे यह पट्टियाँ वट्टियाँ क्या होती है? अहमद ने जैनब के पास बैठते हुए कहा। तुम अपने काम से काम रखो, सानिया ने झुंझलाकर कहा। तुम दोनों चुप करो, क्यों पागलों की तरह लड़ रहे हो? जैनब ने तंग आकर कहा। तुम हमें कह रही हो जानी? सानिया ने हैरान होकर कहा। नहीं, तुम दोनों के अलावा यहाँ कोई और पागल है क्या? जैनब ने चिढ़कर कहा। दोनों ने जैनब की तरफ देखा और फिर एक दूसरे को हाई फाई देकर हंसने लगे। जैनब उन दोनों की इस हरकत पर मुंह बनाकर बैठ गई। सानिया अहमद को खुश होते देखकर बोली, अब ज़्यादा खुशफहमी में ना रहना बंदर। यह कहकर वह जैनब को बाय बाय बोलकर कमरे से भाग गई। पागल लड़की, अहमद ने मुस्कुराकर कहा और फिर जैनब से बोला, भाभी मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। खाना खाने के बाद आप रेस्ट कर लेना। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकल गया। अहमद बाहर आने के बाद मासी से जैनब के कमरे में खाना पहुँचाने को कह रहा था। जैन वहाँ खड़ा था। अहमद उसे इग्नोर करके सानिया के पास चला गया। बहुत देर हो गई। अहमद ने सानिया से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। सानिया ने आगे बढ़ते हुए कहा। कैसे जाओगी? अहमद ने पूछा। जैसे भी जाऊं, तुम्हें इससे क्या? सानिया ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। वह आगे बढ़ी ही थी कि तभी अहमद ने उसका हाथ पकड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। अहमद ने एक हाथ उसकी कमर में डाला और दूसरे हाथ से उसके बालों को पीछे करते हुए बोला, बोल रहा हूँ ना, मैं छोड़ देता हूँ, तो जिद क्यों कर रही है? सानिया की तो सांसें ही अटक गई थी। अहमद की गर्म सांसें सानिया को अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। अहमद थोड़ा झुकते हुए उसके कान के पास जाकर बोला, वैसे तुम्हें देखकर दिल में कुछ कुछ होता है। अपनी बात पूरी करते ही अहमद झटके से उससे दूर हो गया और लंबे लंबे कदमों से चलता हुआ बाहर चला गया। अब क्या मैं तुम्हें गोद में उठाकर कार में बैठा दूं? सानिया का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वह जल्दी से वहां से भागते हुए कार में आकर बैठ गई। उसकी शक्ल देखकर अहमद जोर जोर से हंसने लगा। सानिया ने अहमद को घूर कर देखा तो अहमद अपनी हंसी दबाते हुए चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। अहमद जब वापस आया तो जैन सिगरेट पी रहा था। वह जैन को इग्नोर करता हुआ सीधा सोफे पर जाकर बैठ गया और गेम खेलने लगा। अहमद मेरी जान, अहमद यार। जैन अहमद को आवाज़ दे रहा था लेकिन वह उसे इग्नोर कर रहा था। अहमद यार सुन तो सही,
जैन उसे बुला ही रहा था कि अहमद ने ब्लूटूथ निकाला और अपने दोनों कान में लगा लिया। जैन को उसकी इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। वह गुस्से से उठा और उसके हाथ से फ़ोन छीनकर ज़मीन पर दे मारा। उसकी हरकत पर अहमद का दिमाग घूम गया। अहमद उसका कॉलर पकड़कर गुस्से से बोला, तू अपने आप को समझता क्या है? तुझे गुस्सा आएगा तो तू तोड़फोड़ करेगा। अब अगर कुछ तोड़ा ना तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। अहमद की बात सुनकर जैन ने उसे सोफे पर गिराया और खुद उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया। मैं तो समझता था मैं तेरी जानू हूँ और तुम मुझसे ऐसे नाराज हो गया कि मुझे माफ़ भी नहीं कर सकता, जैन ने कहा। उसकी बात सुनकर अहमद ने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। यार अहमद, ऐसा मत कर, तू जानता है ना तेरी नाराज़गी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, जैन ने कहा। तो तू अपने काम ठीक से किया कर तो मैं नाराज़ नहीं होऊंगा, अहमद ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा। जैन की आंखों के आंसू सीधा अहमद के गालों पर गिरे। उसने तड़प कर जैन को देखा। यार जानू, तो रो मत, मैं अब तुझसे नाराज नहीं हूँ, अहमद ने उसे गले से लगाते हुए कहा। अहमद, दोबारा ऐसे मत करना, तू जानता है तेरे अलावा मेरा कोई भी नहीं है, जैन ने उससे दूर होते हुए कहा। यार मेरा दिल तो बहुत कर रहा था मैं निकाह के वक्त तेरे पास रहूं, तुझसे बात करूं, लेकिन तुझे सज़ा देनी भी ज़रूरी थी, अहमद ने अपने दांत दिखाते हुए कहा। अच्छा, 1 मिनट तू यही बैठ, जैन ने उससे कहा। बढ़कर ड्रॉयर से फास्ट एड किट लेकर आया और उसके हाथ की पट्टी करने लगा। मुझे अब तू नया फ़ोन ला कर दे, अहमद ने मुंह फुलाते हुए कहा। ठीक है, कल ला कर दूंगा, जैन ने उसका सर सहलाते हुए कहा। नहीं, मुझे अभी चाहिए, मुझे गेम खेलना है, अहमद छोटे बच्चों की तरह जिद करते हुए बोला। जैन अपनी पॉकेट से अपना फ़ोन निकाल कर उसको देते हुए बोला, फ़िलहाल तू इसी से काम चला, नया फ़ोन तो तुझे कल से पहले नहीं मिलेगा। मैं शाहजी का फ़ोन कैसे यूज कर सकता हूँ? तौबा तौबा, अहमद अपने दोनों कानों को पकड़ते हुए ड्रामा के अंदाज में बोला। उसकी बात सुनकर जैन हंसने लगा। यार जानू, एक बात बोलूँ, अहमद ने कहा। औरतों का दिल कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो दोबारा जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मेरी जान, भाभी के सामने गुस्सा मत दिखाना, बल्कि उन्हें यह एहसास दिलाने की कोशिश करना तू उससे कितना प्यार करता है, अहमद ने उसे समझाते हुए कहा। ठीक है, वैसे अब वह कैसी है? जैन ने पूछा। वह कौन? अहमद अनजान बनता हुआ बोला। तेरी भाभी, जैन ने कहा। मेरी तो एक ही बहन है और मेरी कोई भाभी नहीं है, अहमद उसे परेशान करते हुए बोला। तुझसे तो पूछना ही बेकार है, जैन ने चिढ़कर कहा। जब पता है तो पूछता क्यों है, अहमद ने हंसते हुए कहा। जैन ने सोफे पर परा कुशन उठाया और उसे मारने लगा। यार, वैसे मेरी आधी जिंदगी तो तुझे संभालते हुए ही गुजर जाएगी, अहमद ने कहा। अब तेरी भाभी आ गई है ना, आधा तो वह संभाल लेगी, जैन ने हंसते हुए कहा और अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद अहमद हंसते हुए अपने कमरे में चला गया। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर जैनब ने पीछे मुड़कर देखा तो जैन को अंदर आते देखा। वह झट से खड़ी हो गई। क्या हुआ बटरफ्लाई, उठ क्यों गई, जैन ने बेड पर बैठते हुए पूछा। वह आप, जैनब ने हकलाकर कहा। अच्छा, अब सो जाओ, जैन ने कहा। नहीं, जैनब ने कहा। उसकी बात सुनकर जैन सीरियस होकर कहा। बोला सो जाओ। उसकी आवाज़ सुनकर जैनब जल्दी से लेट गई और कंबल को उठाकर ऊपर तक तान लिया। जैन भी मुस्कुराते हुए उसके पास जाकर लेट गया। जैनब को अब उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। वह जल्दी से उठकर बैठ गई। क्या हुआ बटरफ्लाई, आप यहाँ क्यों सो रहे हैं, जैनब ने हैरानी के साथ पूछा। क्योंकि यह मेरा रूम है, जैन ने मुस्कुराते हुए कहा। आप यहाँ नहीं सो सकते, जैनब ने हकलाकर कहा। क्यों, और किसने कहा कि मैं यहाँ नहीं सो सकता, जैन ने अपनी आईब्रो उचकाते हुए पूछा। मैं कह रही हूँ ना, जैनब ने चिढ़कर कहा। अच्छा, वैसे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो मैं यहाँ सोऊंगा, जैन ने उसके चेहरे को देखते हुए कहा, जो इस वक्त गुस्से से लाल होने की वजह से और भी अट्रैक्टिव लग रहा था। जैन ने अपनी नज़रें उसके चेहरे से हटाई और आंख बंद करके लेट गया। फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ, जैनब कहकर अभी खड़ी हुई थी कि जैन ने उसके हाथों को पकड़कर वापस बेड पर खींच लिया और अपनी बाहों में भरते हुए कहा, चुपचाप सो जाओ, वरना मेरे पास और भी तरीके हैं। इतना कहकर जैन ने उसके चेहरे पर किस किया। उसकी इस हरकत से जैनब सकपका गई और चुपचाप लेट गई। अगली सुबह जब जैन की नींद खुली तो जैनब को अपनी बाहों में देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसके माथे पर किस किया और उठकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। तैयार होकर वह कमरे से बाहर चला गया। जैनब की जब आँख खुली तो खुद को बेड पर अकेला देख उसको रात की सारी बातें याद आ गई
और 2 आंसू उसकी आंखों से निकलकर उसके ऊपर गिर गए। फिर वह उठकर वॉशरूम में चली गई। नहाकर बाहर आने के बाद वह अपने बाल सुखाई रही थी कि तभी जैन नाश्ते की ट्रे लेकर अंदर आया और ज़ैनब को देखते ही उसकी धड़कनें एक पल के लिए रुकती गई। फिर वह अपने जज्बातों पर काबू करता हुआ ज़ैनब से बोला, बटरफ्लाई, आओ नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है, ज़ैनब ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। जैन उठा और उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे कमर से खींचकर अपने करीब करते हुए बोला, जानू, खाना नहीं खाना है? नहीं, मुझे भूख नहीं है, ज़ैनब ने अकड़ते हुए कहा। जैन ने उसकी गर्दन से बाल हटाए और उसके ठंडे गर्दन पर अपने गर्म हाथ रख दिए। उसकी इस हरकत से ज़ैनब के होश उड़ गए। उसके चेहरे को देखते हुए जैन अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, जानू, अभी भी भूख नहीं लगी? हाँ लगी है, आप दूर हटेंगे तब तो खाऊंगी ना। ज़ैनब ने अपने लाल पड़े चेहरे के साथ जैन को दूर करने की कोशिश की। जब तुम्हें भूख लगेगी मुझे बता देना, मुझे तो हर वक्त भूख लगी ही रहती है, जैन ने धीरे से उसके कान में कहा और उससे दूर हो गया। ज़ैनब का चेहरा उसकी बात सुनकर और लाल हो गया। वह अपने हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए खुद को ठीक करने के बाद जाकर जैन के साथ नाश्ता करने लगी। आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं इसी टाइम पर लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, आगे की कहानी कल इसी टाइम पर सुनना ना भूलें।